तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में आज हम पढ़ेंगे नागरी लिपि पाठ का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए बाबू, नागरी लिपि पाठ का ये पहला प्रश्न दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, पढ़िए तो जरा। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो बड़ा ही सिंपल और सटीक सा जवाब होगा। गौर से देखिए कि लेखक ने गुजराती, बंगला और ब्राही लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। आप भी याद रखना विद्यार्थी कि जिस भाषा में हम पढ़ते हैं, यानी जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, यानी हिंदी का, तो हिंदी जो है उसकी लिपि क्या है, देवनागरी। और देवनागरी का संबंध किन से है, तो भाई गुजराती से है, बंगला से है और ब्राही लिपियों से है। ठीक है, और लेखक ने भी यही संबंध बताया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 2 दिया है कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। सिंपल सी बात है, आप ऐसे भी बता सकते हैं। देखिए इसका उत्तर होगा कि देवनागरी लिपि में मुख्यतः गुजराती, नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत और हिंदी भाषाएं लिखी जाती है। आप ऐसे बोलो, कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है बाबू। गुजराती, नेपाली, मराठी, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी भाषाएं जो हैं किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में। तो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है और उतना ही सुंदर इसका जवाब। चलिए बाबू आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 दिया है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दीजिए। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि विद्वानों के अनुसार, अलग अलग विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से बाबू, तो कह रहा है कि विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन प्रदेश, कौन सा प्रदेश, दक्कन प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो वही से माना जाता है विद्यार्थी नागरी लिपि का आरंभिक समय। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न नंबर 4 कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। और ये प्रश्न जो है ना 2012, 2013, उसके बाद बहुत सारे पेपर में भी आए हैं। ठीक है, उसके बाद भी आया हुआ है, लेकिन 12 और 13 में सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया था इस प्रश्न को। प्रश्न है कि नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो देखिए इसका उत्तर होगा कि ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी। कब बाबू, ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे देश में क्या थी, व्याप्त थी। अतः उस समय यह एक सर्वदेशिक लिपि थी और उसी समय में माना जाता है कि नागरी लिपि ही सर्वदेशिक लिपि थी। बात समझ में आ रहा है। बताओ, सारे प्रश्न का उत्तर आपको एक सिंपल भाषा में तैयार किया गया है। आप सभी को समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए बाबू अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 5 तो उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। तो देखिए बाबू इसका उत्तर क्या होगा कि विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, कौन सा, मिहिर भोज, याद रखिए मिहिर भोज। विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहले पहल नागरी लिपि के लेख प्राप्त होते हैं। प्रश्न यही था कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख का प्राप्त होते हैं। तो भाई बहुत सारे विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहले पहल नागरी लिपि का ही लेख प्राप्त होते हैं। बोलिए, आया समझ में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। कैसे आई है भाई, तो देखिए इसका उत्तर होगा कि करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने।
करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के क्या बने, टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस प्रकार ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में क्या आई, स्थिरता आई। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2021, 2015 में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं बाबू, तो याद रखिएगा। अक्षरों में स्थिरता कब आई, तो लगभग जो है 2 सदी पहले, और पहली बार देवनागरी लिपि के जब टाइप बने तो उस समय पुस्तकें छपने लगी और माना जाता है कि देवनागरी लिपि में अक्षरों की स्थिरता वहीं से हुई है, उसी समय हुई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, तो कौन थे भाई बताइए। तो दिया है कि विद्वानों का विचार है कि गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कनौज पर भी अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए बाबू अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8 कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। आपको बताना है बाबू कि ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। देखिए इसका बड़ा सिंपल सा उत्तर होगा कि गुप्त काल की ब्राह्मी लिपि तथा उसके बाद की सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण हैं, लेकिन नागरी लिपि की मुख्यतः पहचान यह है कि इसके अक्षरों में सिरों पर पूरी लकीर बन जाती है और ये सिरा रेखाएं उतना ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, बताइए। नागरी को ही देवनागरी क्यों कहा जाता है, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। इसका उत्तर होगा कि नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। पहला नंबर देखा जाए कि नागरी नाम की उत्पत्ति या इसके अर्थ में विद्वानों में बहुत बड़ा क्या है, मतभेद है। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम जो है नागरी पड़ा। कब बाबू, नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया था, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर हैं, परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम जो है क्या पड़ गया, देवनागरी पड़ा। ठीक है, तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। क्या दिया है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक जो है क्या जानकारी देता है। नागरी लिपि के साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक जो है क्या जानकारी देता है। तो उत्तर होगा कि नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाओं ने भी जन्म लिया है। 8वीं 9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। इसी काल में आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बंगला आदि जन्म ले रही थी। कोई दिक्कत? चलिए तो 10 नंबर का प्रश्न का उत्तर ये। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 11। नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। नंदी नागरी किसे कहते हैं भाई साहब, तो इसका उत्तर होगा कि दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। दक्षिण भारत की लिपि क्या कहलाती थी, नंदी नागरी। कोंकण के शिलाहार, मानखेत के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में हैं। पहले पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी लिपि में नाम दिया गया था। कोई दिक्कत? चलिए आइए देखते हैं बाबू प्रश्न नंबर 12। पढ़िए, लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है। तो भाई उस समय सबसे पहले क्या माना जाता था कि पटना जो है सबसे बड़ा नगर है। चलिए उसका उत्तर देखिए, ये प्रश्न आया था 2018 में। क्या दिया है, दिया है कि पादता डीतकम
नामक एक नाटक से जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते थे। क्या कहते थे? नगर कहते थे। यह असंभव नहीं है कि यह बड़ा नगर प्राचीन गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था, देव पर आधारित था। किस पर? देव पर। देवनगर की लिपि होने से भारत की प्रमुख लिपि को बाद में क्या दे दिया नाम? देवनागरी। बाद में क्या दिया गया? देवनागरी नाम दिया गया होगा, ऐसा माना जाता है लेखक को, यानी ऐसा लगता है लेखक को। ठीक है, चलिए बाबू, लास्ट और आखिरी प्रश्न देखिए। 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं? बताइए। देखिए, इसका उत्तर होगा कि विद्वानों का विचार है कि उत्तर भारत में मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि गुर्जर प्रतिहार राजाओं के अभिलेख में पहल नागरी लिपि के लेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये रहा विद्यार्थी प्रश्न नंबर 13 का उत्तर। कोई दिक्कत? चलिए, तो इस पाठ से देखा हमने कि भाई लगभग कितने प्रश्न? 13 प्रश्न का उत्तर ही बहुत सिंपल और सटीक। इस वीडियो को 1-2 दफ़ा जरूर देखिएगा और उसके बाद अपने कॉपी में से नोट कर लीजिएगा और 1-2-3 बार इसे रीड करने के बाद पता चलेगा कि भाई ये सारे प्रश्न का उत्तर आपको याद हो गया। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।